हो गया। हाय आईएएस विद्यार्थी जो बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 में दीजिएगा, उनके लिए एक सुनहरा अवसर एग्जाम आइडिया 1, 2, 3 ऑनलाइन क्लास पर आपका ऑब्जेक्टिव बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और 5 नंबर का क्वेश्चन और 2 नंबर का क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री का डिस्कस किया जा रहा है ना। और ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन का सिलेक्शन, बहुत अच्छा 5 नंबर क्वेश्चन का सिलेक्शन किया जाएगा जो आपका हूबहू एग्जाम में मिलने की संभावना है। अतः आप लोग एग्जाम आइडिया 1, 2, 3 को सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और इससे जुड़िए। चलिए आज मैं एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। उस क्वेश्चन का नाम है केमिकल काइनेटिक्स का। क्वेश्चन जो है आपका केमिकल काइनेटिक्स का है। केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन 4, 5, 6 बार पूछा जा चुका है 10-15 सालों में, है ना। तो केमिकल काइनेटिक्स का हिंदी होता है रासायनिक बल गतिकी। क्या होती है? रासायनिक बल गतिकी होता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन है? सबसे पहले क्वेश्चन 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपको आता है। एक क्वेश्चन का नाम है व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन and its integrated rate equation, and half life पीरियड एंड, है ना, एंड इट्स हाफ लाइफ पीरियड। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको कहते हैं हिंदी में प्रथम कोटि का अभिक्रिया। प्रथम कोटि का अभिक्रिया क्या है? इसका समाकलित वेग समीकरण तथा अर्ध जीवन काल ज्ञात कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना मार्क्स का है आपका? 5 मार्क्स। अच्छा से लिखिएगा, 4.5 मार्क्स आ जाएगा आपका। चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन? तो सबसे पहले आप इस तरह से लिखिएगा, प्रथम कोटि अभिक्रिया लिख के डैश दीजिएगा। प्रथम कोटि अभिक्रिया लिख के क्या करना है बाबू? डैश देना। सबसे पहले प्रथम कोटि अभिक्रिया को परिभाषित करना है। इसका एग्जाम्पल बहुत सारे दे देना है आपको, ताकि एग्जामिनर आपको कॉपी चेक करे तो जाने कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का डिफिनेशन स्टूडेंट जानता है, इसका एग्जाम्पल जानता है। तो चलिए हम सबसे पहले प्रथम कोटि अभिक्रिया को डिफाइन करते हैं, है ना। इसको क्या लिखेंगे? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया का
वेग या दर अभी कारक के सांद्रता पर इकाई घात लगाकर व्यक्त किया जाता है तो उसे प्रथम कोटि का रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे प्रथम कोटि का रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये डिफिनेशन आपको बहुत अच्छा तरह से सजा कर लिखना है। हम तो डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, आपको एक साइड लिख दिया गया है। आप कॉपी में जो लिखने के लिए मिलेगा उसको लाइन बाय लाइन बहुत अच्छा से सजा के लिखना है, ताकि देखने वाला को लगे कि नहीं हम लिखे हैं तो बहुत अच्छा लिखा गया है कॉपी। उसके बाद ये लिखने के बाद आप क्या दीजिएगा, इसका एग्जाम्पल दीजिएगा बाबू। एग्जाम्पल मतलब उदाहरण। जैसे एग्जाम्पल हम बहुत सारे लिख देते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा नहीं, आपको मात्र 2 एग्जाम्पल दे देना है। वहाँ पे हम बहुत सारे एग्जाम्पल बता देते हैं। SO2Cl2 है, इसका नाम क्या है, सल्फ्यूराइल क्लोराइड। सल्फ्यूराइल क्लोराइड नाम है। इस सल्फ्यूराइल क्लोराइड विघटित होता है SO2 गैस और क्लोरीन गैस में। SO2 गैस और क्लोरीन गैस में ही प्रथम कोटि अभिक्रिया के अनुसार होती है। फिर है आपका H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन होता है H2O प्लस हाफ O2 गैस में। यह प्रथम कोटि का अभिक्रिया है। चलिए और प्रथम कोटि का अभिक्रिया आपको बताते हैं। तीसरा अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2, नाइट्राइट अमोनियम ये क्या है आपका, नाइट्राइट है। नाइट्रेट रहता, अमोनियम नाइट्रेट रहता तो NH4NO3 होता, लेकिन नाइट्राइट है तो NH4NO2 है। ये विघटित होता है N2 अब प्लस क्या देता है, H2O है ना। N2 प्लस कितना देता है आपका, H2O देता है। बैलेंस कर दीजिए इसको। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कितना आपका होगा, 3 नहीं होगा, यहाँ पर कितना होगा आपका, 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। फिर आपका जो है क्वेश्चन, आपका उदाहरण नंबर 4 देते हैं। आपका उदाहरण नंबर 4 में N2O5 विघटित होता है NO2 में, NO2 2NO2 और प्लस कितना में, हाफ O2 गैस में विघटित होता है। N2O5 होता है विघटित। चलिए फिर एग्जाम्पल देते हैं आपका, इसका बहुत एग्जाम्पल है। और याद रखिएगा, जितना भी रेडियो सक्रिय विघटन और जितना भी रेडियो सक्रिय अभिक्रियाएं होती है सब प्रथम कोटि अभिक्रिया का पालन करता है। सब प्रथम कोटि अभिक्रिया का पालन करता है। तो 5 नंबर में एग्जाम्पल जो है दे सकते हैं आपका, इथीन का हाइड्रोजनेशन C2, ये आपका H4 है, इसको हाइड्रोजनेशन कराएंगे इथीन का। तो इथीन जो है हाइड्रोजनेशन से इथेन बदलता है, C2H6 किस में बदल जाता है बाबू, इथेन में। फिर एक रेडियो सक्रिय एग्जाम्पल देते हैं। एक रेडियम होता है, क्या है, रेडियम है। रेडियम जो है 88,226 होता है। ए रेडॉन में बदलता है। कैसे, अल्फा कण निकलती है। अल्फा कण क्या होता है, हीलियम 2 और 4। तो इससे अल्फा कण निकालेगा, तो अल्फा कण निकलने से
इसका परमाणु संख्या 86 हो जाएगा और द्रव्यमान संख्या कितना होगा 222। तो 86 और 222 जो होता है वो किसका होता है? आपका रेडॉन का होता है। किसका होता है? रेडॉन का। तो रेडॉन का 86 और परमाणु द्रव्यमान संख्या कितना हो गया आपका? 22। ये सब एग्जाम्पल है इटसेट्रा। ये सब एग्जाम्पल दे दिए। उसके बाद है ना समाकलित वेग समीकरण लिखते हैं। तो रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन है ना, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इसके बाद आप यहां पर से क्या कीजिएगा, इसके बाद लिखिएगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन, इसका हिंदी हो गया क्या? प्रथम कोटि रासायनिक अभिक्रिया, प्रथम कोटि रासायनिक अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण का समाकलित वेग समीकरण हो गया। अब इसके बारे में हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? विद्यार्थियों, बिहार का भविष्य आप ही लोग पर टिका हुआ है। लिखेंगे जब रासायनिक अभिक्रिया का वेग या दर अभिकारक के सांद्रता पर इकाई घात लगाकर व्यक्त किया जाता है। व्यक्त किया जाता है तो उसे प्रथम कोटि का रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। प्रथम कोटि का रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। प्रथम कोटि का क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश मीडियम से भी बहुत इजी है इसको लिखना, जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ चुके हैं। तो रेट एक्सप्रेशन जो लिखना है बहुत इजी है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो होता है वो जब रिटर्न होती है आपका जो है यूनिट पावर के जो होता है कंसंट्रेशन ऑफ यूनिट पावर ऑफ रिएक्टेंट, तो उसे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना कोई सामान्य काल्पनिक रासायनिक अभिक्रिया ए से क्या है? प्रोडक्ट है। ए से क्या आपका? प्रोडक्ट है, जिसमें अभिकारक ए का
प्रारंभिक सांद्रता ए नोट है, जो टी समय के पश्चात जो टी समय के पश्चात 80 हो जाता है। कितना हो जाता है बाबू? 80 हो जाता है। मान लेते हैं ये जो है t इक्वल टू समय का फंक्शन है। समय t इक्वल टू कितना है आपका? 0 समय, जब रिएक्शन प्रारंभ हुआ होगा तो 0 समय पर इसकी सांद्रता कितना है? ए नोट। और जब समय t इक्वल टू टी होता है तो इसकी सांद्रता कितना हो जाता है? 80। t इक्वल टू 0 समय पर ए नोट है और t समय पर कितना है आपका? 80 हो जाता है। समय t इक्वल टू 0 पर प्रारंभिक सांद्रता ए नोट है और t समय के पश्चात कितना हो जाता है? 80 हो जाता है। उसके बाद जो है हम इसको रासायनिक प्रथम कोटि रासायनिक अभिक्रिया का वेग या दर कैसे लिखते हैं? प्रथम कोटि रासायनिक अभिक्रिया का वेग या दर जो होता है अभिकारक के सांद्रता पर कितना घात लगा व्यक्त करते हैं? इकाई। तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग या दर जो लिखते हैं ये माइनस DA बाई DT इक्वल टू K, और अभिकारक के सांद्रता पर घात कितना लगाते हैं? 1। अभिकारक के सांद्रता पर कितना घात लगाएंगे? 1 लगाएंगे। अब जो है माइनस DA बाई यहाँ पर से A से भागा पड़ जाएगा, K इंटू कितना? DT। इसको कर दीजिएगा दोनों तरफ समाकलन करने पर दोनों तरफ समाकलन कर दो बाबू। तो दोनों तरफ समाकलन कर देने के बाद इसको क्या आएगा? तो चलिए देखते हैं। इसको समाकलन कर दीजिए, माइनस DA बाई कितना? A, और ये कितना हो जाएगा? K इंटू DT। इट इज फंक्शन ऑफ टाइम बट इट इज फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन। यह समय का फंक्शन है, समय का फलन है, लेकिन यह सांद्रता का फंक्शन है, जिससे स्पष्ट होता है कि इंटीग्रेशन में यदि लिमिट रखते हैं तो टाइम जब 0 रखते हैं तो 0 पर कितना प्रारंभिक सांद्रता माने हो? ए नोट। और समय t जब जाता है तो सांद्रता कितना हो जाता है? 80। तो ये आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन में बदल जाएगा, इनडिफिनिट से डिफिनिट में इंटीग्रेशन में बदल जाएगा जब लिमिटिंग वैल्यू रख देते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन हम तोड़ते हैं तो आप लोग आईसी में पढ़े ही होंगे कि 1/x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? log x। कितना होता है बाबू? log x। तो ये कितना हो जाएगा? ये माइनस बाहर निकल जाएगा और इसका होगा log a। log a लोअर लिमिट ए नोट और अपर लिमिट 80। ये k हो गया और ये कितना हो जाएगा? dt। 0 से लेके कितना तक? t तक। 0 से लेके कितना तक? t तक हो गया। तो 0 से लेके t तक हो गया। अब इसका जो है वैल्यू हम रखेंगे, मान क्या कर देंगे? रखेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं कि क्या इसका मान आएगा। ये मल्टीप्लाई करके लिखिए। तो यहाँ पर पहले अपर लिमिट का वैल्यू पुट करो, तो लॉग अपर लिमिट पहले रखाता है इंटीग्रेशन में। होता है क्या? एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स का ए से बी रहे तो इसका इंटीग्रेशन का मान एफ एक्स आए, और लोअर लिमिट ए है अपर लिमिट बी है तो पहले अपर लिमिट पुट होता है। तो अपर लिमिट पुट कितना होगा? एफ बी, और लोअर लिमिट कितना पुट होगा? एफ ए। क्लियर है आप लोग को? अपर लिमिट पहले पुट होता है एफ बी माइनस एफ ए। तो ये जो है फार्मूला है। ये क्या है बाबू? फार्मूला है डिफरेंट इंटीग्रेशन का। तो पहले अपर लिमिट पुट होगा तो 80 अब माइनस
लॉग कितना हो जाएगा यहाँ पर ए नोट, और के डी टी का इंटीग्रेशन कितना हो गया टी, जीरो से लेके टी तक, जीरो से लेके टी तक हो गया। अब जो है यहाँ पर से माइनस लॉग ये क्या हो गया 80, अब माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस माइनस हो गया, अब प्लस कितना हो गया लॉग ए नोट, और ये कितना हो जाएगा के अपर लिमिट टी माइनस जीरो, टी माइनस जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर से आप रख सकते हैं, यहाँ पर से वैल्यू आप रख सकते हैं, रख सकते हैं। तो कितना आपका वैल्यू रखाएगा, देखिए यहाँ पर वैल्यू लॉग ए नोट माइनस लॉग 80, लॉग ए नोट माइनस लॉग 80 के ये कितना होगा टी, लॉग ये कितना रखिएगा, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए नोट बटा 80 इक्वल टू कितना के टी, इक्वल टू कितना हो जाएगा के टी हो जाएगा। अब एक फॉर्मूला और होता है लॉग का, जो आप लोग को जानना बहुत ही बेहद जरूरी है। क्या होता है फॉर्मूला लॉग में, ये फॉर्मूला को ख्याल रखिएगा। लॉग ई एक्स है, बेस कितना पर है ई पर, जैसे ही बेस हम 10 पर लेंगे इसको तो बाहर कितना निकलता है 2.303, तो ये बेस ई पर है बाबू। यहाँ तक भी एक फॉर्मूला जो आया है यहाँ तक भी आप लिख के छोड़ सकते हैं भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर लिख लीजिएगा एट बेस 10, एट बेस 10, तो 10 बेस पर लिखिएगा तो के टी इक्वल टू कितना यहाँ पर है ई बेस पर है, तो 10 जैसे ही 10 पर आएगा तो 2.303 लॉग ए नोट बाई कितना आ जाएगा 80। इट इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यह प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है। क्या लिख दीजिएगा, यह प्रथम कोटि रासायनिक अभिक्रिया का क्या है समाकलित वेग, क्या है आपका बाबू समीकरण है। यह प्रथम कोटि रासायनिक अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है। इंग्लिश में लिखेगा इट इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट में हम चलते हैं आगे, है ना, इसका ग्राफ देखते हैं। क्या देखते हैं, एक ग्राफ देखते हैं। तो देखिए के टी इक्वल टू क्या निकाला था, अभी जो पढ़े थे इसमें के टी इक्वल टू जो निकाले थे हम लोग, चलिए देख लीजिए एक बार थोड़ा सा फिर से। के टी इक्वल टू है ना, के टी इक्वल टू कितना निकाले हो लॉग ए नोट बटा 80, के टी इक्वल टू लॉग ए नोट बटा 80। ये कितना बेस पर है ई पर, ये कितना बेस पर है ई बेस पर है, तो ई बेस पर है आपका। चलिए अब इसको जो है अधिक करते हैं, ग्राफ देख रहे हैं तो के टी इक्वल टू लॉग ए नोट बटा 80, इसमें बेस कितना छुपा हुआ है ई, तो लॉग का एक फार्मूला और होता है, फार्मूला लॉग का देखते चलना। लॉग ई एक्स इक्वल टू एन रहे तो इसका फार्मूला हो जाता है ई के पावर एन इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पर एन नोट बटा 80 लिखिएगा, एन के जगह पर आपका जो है ई के जगह पर ए हो गया, तो एक्स के जगह पर क्या है ए नोट बटा 80, ए नोट बटा कितना है 80, तो ए नोट बटा 80 इक्वल टू ई के पावर कितना आ जाएगा के टी। तो यहाँ पर से फिर जो है हम आगे देखते हैं, डेट इम्प्लाइज करके देखते हैं, तो ए नोट इक्वल टू 80 ई के पावर के टी आ जाएगा, ई के पावर कितना आ जाएगा बाबू के टी आ जाएगा। तो 80 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, या 80 इक्वल टू ए नोट ई के पावर के टी, ई के पावर के टी, तो 80 इक्वल टू ए नोट
ई के पावर माइनस के टी, है ना। तो इससे स्पष्ट होता है कि प्रथम कोटि रासायनिक अभिक्रिया, प्रथम कोटि रासायनिक अभिक्रिया, प्रथम कोटि रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक, प्रथम कोटि रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक का सांद्रता घातीय रूप से घटता, घातीय, है ना। ये क्या होता है, घातीय रूप से घटता है, घटता है, घातीय रूप से घटता है। किस रूप से घटता है आपका, घातीय रूप से घटता है, नहीं तो सही होगा, घातीय रूप से घटता है। तो इसका ग्राफ कैसे खींचा जाएगा, तो देखिए घातीय रूप से कैसे घटता है, ई वाई है, आई एक्स है। जितना भी परमाणु बम विस्फोट करता है सब यही रिएक्शन को फॉलो करता है, टी इक्वल टू ए नोट ई माइनस के टी। परमाणु बम जहाँ गिरती है वो प्रथम कोटि अभिक्रिया के अनुसार से उसके अभिकारक की सांद्रता क्षय होता है, और इसकी सांद्रता क्षय होने में इन्फिनाइट समय लगेगा। कैसे, तो देखिए यहाँ से ये क्या है आपका अभिकारक का सांद्रता है, ये क्या है आपका अभिकारक का सांद्रता, ये क्या है अभिकारक का सांद्रता है, ये क्या है यहाँ पे समय है। और अभिकारक की सांद्रता जो है एटी लिए हो, ये एटी ऊपर चल जाएगा, ये समय है। तो समय टी इक्वल टू 0 रखिएगा तो टी इक्वल टू 0 तो 1/01 हो जाएगा। तो 0 समय पर मैक्सिमम कितना कट करेगा यहाँ पर, ए नोट, ए नोट। अब समय बढ़ते जाएगा टी का मान, तो ए नोट में मान घटते जाएगा। तो ये जो है इसका ग्राफ जो है आपका घटते हुए इस तरह से आ जाएगा। कहाँ कट करेगा, पैरेलल हो जाएगा। इसको समय t इक्वल टू जब इन्फिनाइट रखिएगा, इन्फिनाइट, तो ए टी इक्वल टू ए नोट ई के पावर के, और टी का मान इन्फिनाइट रखिएगा तो ई के पावर नीचे जो है ए नोट टेंस टू इन्फिनाइट, तो लगभग क्या आएगा 0। तो इसकी सांद्रता पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, इन्फिनाइट। इसलिए यहाँ ग्राफ कट नहीं करता है, यहाँ पैरेलल हो जाता, क्योंकि प्रथम कोटि रासायनिक अभिक्रिया में जो ग्राफ जो नीचे जाता है समय कहाँ कट करता है पता नहीं है। इसलिए हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को जो बम गिराया गया था, है ना, याद है तिथि आप लोग का, 6 अगस्त और 9 अगस्त को, उसको जो है अभी भी वहां का सांद्रता पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि प्रथम कोटि रासायनिक अभिक्रिया को क्या करता है, वो पालन करता है। चलिए 1945 है ना, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945। चलिए देखिए नेक्स्ट में आगे जो देखिए ये ग्राफ हो गया। एक सेकेंड ग्राफ हम इससे खींच सकते हैं, लेकिन उतना ग्राफ आपको लिखने का जरूरत वहां नहीं है। ग्राफ को आप डिस्कस नहीं कीजिएगा, ग्राफ को डिस्कस नहीं कीजिएगा। फिर ग्राफ हम खींच सकते हैं इससे भी, के टी इक्वल टू सेकेंड ग्राफ, इस पर 5-6 ग्राफ खींचा जा सकता है, लेकिन हम आपको अभी 2 ही ग्राफ बता देते हैं। के टी इक्वल टू 2.303 लॉग ए नोट बाई कितना है आपका 80। तो यहाँ पर से के बाई यहाँ पर से कर दीजिएगा लॉग, है ना, आपका के बटा 2.303 टी और लॉग ए नोट, लॉग ए बटा बी का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी 80। तो इधर ले चलाइए, तो लॉग ए टी इक्वल टू, लॉग ए टी इक्वल टू, इसको इधर भेजो, माइनस के बटा 2.303 इंटू कितना टी, और ये प्लस कितना है आपका लॉग ए नोट है बाबू, लॉग ए नोट है। और तो लॉग ए टी इक्वल टू माइनस के बटा 2.303 इंटू टी लॉग ए नोट है। यहाँ पर ये क्या है आपका ढाल है, ये क्या है आपका, है ना, ढाल देगा, ये स्लोप देगा, ये क्या देगा, स्लोप देगा। इसको आपको थोड़ा सा साफ कर देते हैं पहले टी, और इसको कोष्ट में रख दीजिए,
ए, आई क्या है आपका टी है, ये क्या है आपका टी है। तो ये समीकरण किस पर जाता है, ये समीकरण बेस्ड है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y अंतखंड y इंटरसेप्ट फॉर्म में log ए नोट आएगा। एक्स एक्सिस में क्या मान लो टाइम को, और स्लोप कितना देगा माइनस के, और y एक्सिस में क्या है log 80। तो इसका ग्राफ कैसे खींचा जाएगा, तो देखिए ग्राफ को हम थोड़ा विस्तार से देखते हैं। तो ये जो है y एक्सिस है, ये कितना है x एक्सिस है, ये क्या है आपका log 80 है, और ये क्या है आपका log 80 हो गया आपका। और यहाँ पर जीरो समय पर, यहाँ पर समय जीरो है, ये टाइम है, ये समय है, और ये क्या चीज का है आपका सांद्रता है। तो जब जीरो समय रखिएगा तो t इक्वल टू जीरो रख दीजिएगा, तो ये टर्म जीरो होगा, log कितना बचेगा आपका ए नोट। तो यहाँ y अंतखंड जो ग्राफ में आएगा यहाँ से यहाँ, ये y अंतखंड कितना के बराबर आएगा log ए नोट के बराबर आएगा, log ए नोट। और समय जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो सांद्रता क्या हो रही है घट रहा है, इसलिए घटते हुए क्रम में ग्राफ कैसे जाएगा इस तरह से। और यहाँ पर जो ढाल आएगा ये ढाल देगा, और ढाल क्या देगा आपका tan थीटा, ढाल क्या देगा tan थीटा। और ये ढाल का जो tan थीटा मान देगा वो m का मान k बटा 2.303 देगा। ये ढाल दे दिया। याद रखिएगा कि प्रथम कोटि रासायनिक अभिक्रिया में जो ढाल होती है माइनस के बटा 2.303 होता है। चलिए यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ तक लिख लीजिएगा। ग्राफ नहीं वहाँ बनाना है, ग्राफ ऐसे बताए हैं आपको, केवल आपको समीकरण यहाँ तक के टी इक्वल टू 2.303 log ए नोट बाई 80 तक लिख के क्या करना है छोड़ देना है। समय मिलेगा एकागो ग्राफ बनाइएगा, नहीं समय मिलेगा ग्राफ नहीं बनाइएगा। अभी 2 नंबर बाकी है, ये 3 मार्क्स ही यहाँ तक मिलेगा, तो 2 मार्क्स अभी और क्या बाकी है लिखिएगा। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ए रिएक्शन है ना, है ना। प्रथम कोटि रासायनिक, प्रथम कोटि रासायनिक अभिक्रिया का प्रथम कोटि रासायनिक अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल, प्रथम कोटि रासायनिक अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल, प्रथम कोटि रासायनिक अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल है ना। काल यहाँ पर भी ना लिख सकते हो, नहीं तो साथ में ही लिख सकते हो, साथ में लिखना है यहाँ पर कर दीजिए। चलिए फिर डिफाइन कीजिए इसको। प्रथम कोटि रासायनिक, प्रथम कोटि रासायनिक है ना, ठीक है। प्रथम कोटि रासायनिक अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल वह समय है जिस पर अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रता आधा हो जाता। कितना हो जाता है आधा हो जाता है। तो चलिए अर्ध जीवन काल पर, अर्ध जीवन काल टी इक्वल टू टी हाफ है, तो सांद्रता 80 इक्वल टू जो होगा प्रारंभिक सांद्रता का क्या हो जाएगा आधा।
तो ए टी इक्वल टू ए नोट बटा 2, तो के टी इक्वल टू 2.303 लॉग ए नोट बटा 80, लॉग ए नोट बटा 80, तो लॉग ए नोट बटा 80, तो के टी 2.303 लॉग ए नोट, 80 का मान कितना है, ए नोट बटा 2। अब यहां पर से एक कट कर दीजिए, ए नोट से ए नोट कट हो जाएगा, तो के जैसे ही ए नोट बाई टी होता है तो ये टी क्या बन जाता है, टी हाफ, तो के टी हाफ हो गया इक्वल टू 2.303 बाबू, 2.303, और ऊपर जाएगा तो लॉग क्या हो गया 2, लॉग क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा बाबू। अब इसको क्या कीजिए कि के टी हाफ ये गुना में है 2.303 लॉग 2 का मान होता है 0.301, तो के टी हाफ इक्वल टू 0.693 है ना, और यहां पर जो है टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के आ गया। तो ये प्रथम कोटि रासायनिक अभिक्रिया का आजीवन काल का क्या है आपका फॉर्मूला है ना, इट इज हाफ लाइफ पीरियड ऑफ, इट इज इक्वेशन ऑफ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, किसका है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यह प्रथम कोटि रासायनिक अभिक्रिया के आजीवन काल का समीकरण है ना। अतः प्रथम कोटि रासायनिक अभिक्रिया का आजीवन काल अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अतः प्रथम कोटि रासायनिक, अतः प्रथम कोटि रासायनिक अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल, आजीवन काल अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। आपको समय मिलेगा ये लिखिएगा, और नहीं समय मिलेगा तो ये सब आप नहीं लिख सकते हैं, ये सब आप नहीं लिख सकते हैं। आप डायरेक्ट यहाँ तक करके छोड़ दीजिएगा, वो समझ जाएगा कि ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के आजीवन काल का क्या हो गया फार्मूला है। इस फार्मूला डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव में भी ना आता है। तो हम कहना चाह रहे हैं कि इसी पैटर्न पे आप सजा के लिखिए, और बेहतर से बेहतर ढंग से जितना अच्छा तरीका से सजा के लिखिएगा उतना अच्छा मार्क्स आपको 5 नंबर में 2 नंबर में मिलेगा। तो थैंक्स आज के वीडियो के लिए। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एग्जाम आइडिया 1 2 3 ऑनलाइन क्लासेस। थैंक्स।